नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, आज शब्द संवाद में मैं जिस व्यक्तित्व से बातचीत करने जा रहा हूं, वो व्यक्तित्व रेडियो, साहित्य, समाज सेवा, जल संरक्षण और ना जाने कितने कामों में अपना नाम कमा चुका है। मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर मीनू खरे से, जो आकाशवाणी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुई और इसके बाद जब भी मेरी उनसे बात हुई वो कहती हैं कि आकाशवाणी से सेवानिवृत्ति के बाद तो मैं और बिजी हो गई हूँ। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर मीनू खरे से। मीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शब्द संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। और शब्दों संवाद के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और लवलेश जी आपको नमस्कार। नमस्कार। मीनू जी, ये बताइए सबसे पहले कि जैसा हमारी आपकी बातचीत होती रही तो आपका विषय तो केमिस्ट्री रहा? नहीं, फिजिक्स रहा। जी जी। और फिजिक्स के बाद ये फिर चलिए फिजिक्स रहा तो रेडियो तरंगों के साथ तो समझ में आता है, लेकिन फिर रेडियो, फिर साहित्य और इसके बाद कलात्मक विधाओं में आप, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लोग गायन भी करती हैं आप, तो ये किस तरह से आपका शिक्षा के साथ इसमें आना हुआ? देखिए, अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान मेरे जीवन में बाद में आता है जी। संगीत उससे पहले आता है। वाह, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी लोक गायिका रही हैं। अच्छा। और गर्भ से ही मैंने संगीत सुना है। संस्कार मतलब संस्कार संगीत के ही थे जी। और लेकिन मेरे घर का जो माहौल था जी। मेरी मदर गाना गाती थी, लेकिन मेरे घर में ये था कि जो मेरे फादर को इस बात का बहुत शौक था कि जो मेरी बेटियां हैं वो बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड होनी चाहिए जी, जी, जी। तो संगीत को करिए, लेकिन संगीत को फुल फ्लेजेड केवल हम गायिका बन के रहें ये मेरे फादर नहीं चाहते थे। तो इसलिए पढ़ाई में भी बहुत ऊंचे पे रहना है जी, जी, जी। तो खैर पढ़ने में मैं फादर और मदर के आशीर्वाद से पढ़ने में अच्छी रही। तो मैंने अपने एमएससी मैंने फिजिक्स में किया। न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा स्पेशल सब्जेक्ट रहा है, स्पेशल पेपर रहा जी। तो लेकिन एट द सेम टाइम मैंने म्यूजिक सीखा और मैं रेडियो आर्टिस्ट बनी जी, जी। एट द एज ऑफ 16 मैंने गाना शुरू कर दिया रेडियो। मतलब पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये चलता रहा। पढ़ाई म्यूजिक कम करने की छूट थी घर में जी, जी। पढ़ाई ज्यादा करना है, लेकिन म्यूजिक हमेशा से रहा जी। और उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन मैंने यूपीएससी के थ्रू, ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में मैंने काम किया, तो जब इसका एग्ज़ाम दिया मैंने तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव में मेरा सिलेक्शन हुआ जी, जी। और उसमें मेरा जब सिलेक्शन हुआ, जब रिजल्ट आया तो दोनों विधाओं में मेरा सिलेक्शन था। क्या बात है, वाह वाह वाह। साइंस में भी और म्यूजिक में भी जी जी जी। तो ये दोनों एकदम इक्वल एट पार थे जी, जी। तो मैंने ज्वाइन किया और म्यूजिक मैंने बहुत म्यूजिक की मैं इंचार्ज बरसों बरस रही, साइंस की भी इंचार्ज बरसों बरस रही। म्यूजिक में मुझे जो है वो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला। क्या बात है। और साइंस में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से नेशनल अवार्ड मिला फॉर आउटस्टैंडिंग साइंस रिपोर्टिंग। बहुत बढ़िया, बहुत। इस प्रकार से आपका रेडियो में आना हुआ। हाँ। रेडियो में रहते हुए फिर आपने साहित्य सेवा भी की है, तो साहित्य में किस तरह से आप आई? अब संगीत हो गया, रेडियो हो गया, फिर एक साहित्य भी छूटता है, उसमें किस प्रकार से आप आई? मैं ऐसा कभी लिखती नहीं थी। जिसे कहा जाता है कि जो साहित्यिक लेखन था वो मेरे पास नहीं था। मन में कुछ भावनाएं थी। जब कोई भी व्यक्ति जब बचपन से युवावस्था आती है तो एक फेज आता है कि कुछ लिखने, कुछ पंक्तियां अपने आप लिख जाती हैं। जरा सी कहीं मन को चोट लगी तो कुछ पंक्तियां लिख जाती थी, बस ऐसे ही कभी 2-4 लाइनें कभी लिख दी तो लिख दी, लेकिन उनको साहित्यिक फील्ड में नहीं कहा जा सकता था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे फर्स्ट पोस्टिंग जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी यानी कि वाराणसी में मिली। वाह वाह। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में जब मैं गई तो वहाँ पर जाकर एक अजब ही मैंने माहौल देखा और मैंने जाना कि जीवन होता क्या है। साहित्य के टॉप मोस्ट लोग वाराणसी में थे जी।
संगीत के टॉप मोस्ट लोग वाराणसी में थे। उस जमाने में गिरजा देवी जी, बिस्मिल्लाह खान साहब, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, जी, हमारे गुरु जी जिनसे मैंने संगीत सीखा, पद्म विभूषण पंडित चन्नूलाल मिश्र, जी। कितने लोग। ये कहा जाता था हम लोगों को जब रेडियो की तालीम दी में, हमारे जो डायरेक्टर और सब हमारे सीनियर्स थे, वो तालीम, रेडियो की भी एक तालीम होती है। आप एक बड़ी पोस्ट को होल्ड करते हैं, लेकिन आपका काम बहुत अलग होता है। एक किसी और जगह पर ऑफिसर बनना एक अलग बात है, किसी और दफ्तर में, लेकिन रेडियो के अधिकारी को हर फील्ड के टॉप लोगों से भी डील करना पड़ता है, लेकिन जन सामान्य से अनपढ़ लोगों से भी आपको डील करना पड़ता है। हर तबके के लोगों से आपकी डीलिंग होती है, तो उसके लिए बाकायदा ग्रूमिंग की जाती है। तो हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि आप किसी से भी बोलें तो बहुत ही मीठे तरीके से बोलें। आपके व्यवहार में ये प्रदर्शित होना चाहिए, आपके व्यवहार से, कि आप एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। जी। तो वही सब रहा, वही सीखा। वहाँ पर मैंने एकाएक, एक बार क्या हुआ था कि मैंने ज्वाइन किया था जुलाई 1991 में मैंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद सितंबर में हिंदी दिवस और उसके पखवाड़ा चलता है। तो वहाँ पे सभी लोग प्रतियोगिताओं में कविताएं लिखते थे, ये वो, तो हम तो लिखते नहीं थे, और हमारे सब साथी कलीग्स लिखते थे। तो एक दिन जब फाइनल डे हुआ, जिस दिन पखवाड़े का समापन था, तो उस दिन काव्य गोष्ठी थी। तो हम लोगों से, हमसे भी कहा गया कि कुछ पढ़ दीजिए कविताएं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लिखती हूँ। तो उन्होंने, हमारे सलीम जी थे, मोहम्मद सलीम राही, बहुत ही जाने माने रेडियो कर्मी, बहुत ही अच्छे। तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे कुछ तो लिखती होंगी। हमने कहा सच में कुछ नहीं लिखती हूँ। तो उन्होंने कहा अरे, तो खैर हमारी दूसरी कलीग जो हमारी थी, डॉक्टर नीरजा माधव, उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई। वो जमाना बिल्कुल नया नया था हम लोगों का। तो हमने कहा कि हम नहीं लिखते हैं। और डॉक्टर राजश्री बैनर्जी भी मेरी मित्र थी, वो भी कलीग थी, तो वो गाना अच्छा गाती थी। तो लेकिन वो जो माहौल था वहाँ पे, हम लोग ने हिंदी का गीत गा दिया, लेकिन कविता नहीं पढ़ी। उसके बाद बस वहाँ पे रह के पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद मैंने एक कविता लिखी। अच्छा। तो बारिश का मौसम था और कविता लिखी। तो ओ वर्षा के पहले बादल, मन की गति जैसे तुम चंचल, चंचल और चपल। इस टाइप की एक कोई रचना लिखी। तो लिखी, पर उसको ऐसी तो वो रचना नहीं थी कि उसे किसी को दिखाते। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक बार वहाँ पे मैं थी, और मैं उस बार दीपावली पे मेरे डायरेक्टर ने मुझे घर नहीं आने दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, एक बड़ी कॉन्सर्ट है और तुम ऑर्गेनाइजर हो, तो तुम नहीं जाओ, नहीं तो इससे अफेक्ट पड़ेगा ना, गैप आ जाएगा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा वो था कि अरे दीपावली पे नहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा सर मैं आ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है वो नहीं जाएंगी, और अब आप एक प्रोफेशनल हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए। जी। मेरे को बड़ा मन में पता नहीं कितना उदासी आई कि मुझे लगा कि मैं घर नहीं जा पाई। तो दीपावली वाले दिन मैं उदास जैसी बैठी थी, तो मेरी माँ का कार्ड आया, दीपावली और न्यू ईयर का एक कार्ड घर वालों ने भेजा था। तो वो आया, तो माँ तो चूंकि घर में काम में उस समय व्यस्त रहती थी, तो माँ उसके अंदर कुछ नहीं लिख पाई। तो जब लिफाफा बंद किया जा रहा था, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने हल्दी में सने हाथों से लिखा, बेटा हर कदम तुम्हारा तरक्की का बढ़े, ऐसी कमाना करती हूँ, ऐसे करके लिखा था। तो जैसे उसको देखा तो आंख में आंसू आ गए, और ये लगा कि ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन मैंने कविता लिखी थी कि कल रात एक खत को खोलते ही बत्ती चली गई। कल रात एक खत को खोलते ही बत्ती चली गई, माँ वो खत तुम्हारा ही है ना। अंधेरे में मैंने अक्षरों को सहला कर देखा था, बड़े मुलायम थे हर्ष। क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार। पहली कविता ये कविता यहाँ से आपका साहित्य में जो है पदार्थ बस हुआ। पता नहीं कैसे लिख गए। जी। और उसके बाद ये लगा कि कविताएं लिखने लगी,
और फिर एक कविता लिखी थी, पिता के ऊपर लिखी थी एक कविता कि पिता एक जानवर, पहली लाइन सुन के लोग अजीब लगेगा। पिता एक जानवर जिसकी नाक में वात्सल्य की नकेल डालकर चाहे जहां बुला लो, चाहे जब भी। क्या बात, वाह वाह। तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि जीवन में जो कुछ भी मैं महसूस करती हूँ वो मेरा, उसको कहा जा सकता है कि मेरे प्रोफेशनल करियर का बचपन था। वो सब सीख रहे थे, जी। मन में ठेस लगती थी, जी। ये कभी सोच के काम नहीं किया रेडियो में कि मैं नौकरी कर रही हूँ। जो करते थे दिल से करते थे। स्वाभाविक सी बात है कि वो एक प्रोफेशनल फील्ड था, वो एक नौकरी थी, जॉब थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पर तरह तरह की चुनौतियाँ थी, चोट लगनी स्वाभाविक थी, लेकिन उस समय समझ नहीं थी, जी। तो फिर आदत पड़ने लगी कि रोज जो महसूस करती थी उसको कविताओं में लिखने लगी, जी। फिर कविताएं लिखने लगी, बहुत सारी कविताएं लिखी। और जो मोहम्मद सलीम राय जिनकी मैं चर्चा कर रही थी, जी, वो अक्सर क्या होता था, वो मेरी कविताएं जब मैंने उन्हें दिखाया, मैंने कहा सलीम जी मैंने कविता लिखी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत बड़ी रचनाकार हैं, जी। मुझे हंसी आ गई कि अरे, मैंने कहा नहीं, मतलब उन्होंने कहा नहीं, मैं आई मीन इट, आपके अंदर एक बहुत बड़ी रचनाकार है और आपको लिखना चाहिए, जी। तो शायद उन्हीं का वो था कि मैं लिखने लगी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कैसी रचनाकार हूँ, जो मुझे महसूस होता था वो मैं लिखती थी। तो अक्सर चूंकि मैं विज्ञान की मैं विद्यार्थी रही हूँ, तो मेरी कविताओं में विज्ञान अपने आप आ जाता था। देखिए, कविता मैंने लिखी थी उन्हीं दिनों, जी, कि सुना है नाभिकीय ऊर्जा की तकनीक से चल सकेगी एक कार सारी उम्र। सुना है नाभिकीय ऊर्जा की तकनीक से चल सकेगी एक कार सारी उम्र। सच सच बताना, जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसे मुझे देने के पहले क्या नाभिकीय ऊर्जा में बदल लिया था। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत। तो ये सब आता रहता था। साइंस आ जाती थी, अपने आप आ जाती थी साइंस। और सलीम जी कहा करते थे कि साइंस के बिंबों को आप कैसे प्रयोग कर लेती हैं, बहुत सुंदरता के साथ प्रयोग कर लेती हैं। अब मैं जो पढ़ा था, जो कुछ था, वो मैं करने लगी। लेकिन सलीम जी मुझसे अक्सर कहा करते थे कि आप वाराणसी में हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने वाराणसी से अपना करियर शुरू किया, जी। और बड़े बड़े साहित्यकार आते थे, तो जैसे घर के बच्चों को ना आगे कर दिया जाता है कि सुनो एक अपनी पोएम सुनाओ, तो सलीम जी मुझे सब बड़े बड़े साहित्यकारों के सामने मेरी कविताओं को कहते थे कि सुना दीजिए। तो हम सुना दिया करते थे, लोग तारीफ भी करते थे, पर हम कभी सीरियसली इसमें क्या लेते। मुझे पता था कि ये वाराणसी है, जी। वाराणसी जैसी जगह में कहाँ में, मतलब बड़े बड़ों की गिनती नहीं होती तो मेरी क्या गिनती है। लेकिन वो लोग जो भी थे, ये उनकी सदाशयता थी कि उन लोगों ने मेरी बहुत तारीफें करते थे, मुझे भी अच्छा लगता था। सलीम जी कहते थे जब आप यहाँ से जाएंगी तो आपका काव्य संकलन आपके पास होना चाहिए, और बल्कि एक नहीं 2 काव्य संकलन होने चाहिए, काव्य संग्रह आपके होने चाहिए, क्योंकि आपने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं। तो मैं अच्छा सोचते थे। कभी वो कहते थे कि एक दिन डॉक्टर बच्चन सिंह के सामने मैं आपका काव्य पाठ, एकल काव्य पाठ रखूंगा। पर बहुत सपोर्ट करते थे। ये ना अनलाइक है प्रोफेशनल फील्ड में कि कोई सीनियर इतना सपोर्ट करे। जी, सही। बाद में तो तमाम ऐसे लोग मिले जो हमेशा, आम बात है टांग खींचना, पीछे वो सब करना, लेकिन ऐसे वो सलीम जी थे, उनको मैं अपना ब्रॉडकास्टिंग का गुरु भी मानती हूँ। हर चीज में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जी। तो लेकिन मेरा सडन ट्रांसफर एक दिन हो गया लखनऊ। मैं अभी सोच ही रही थी कि हम कविताएं क्या सचमुच संग्रह मुझे बनाना चाहिए, ऐसा सोचती थी थोड़ा, लेकिन बस सडन ट्रांसफर मेरा लखनऊ आ गया, जी। तो सलीम जी ने कहा कि मत जाइए, अब घर होम टाउन ट्रांसफर आया है, पेरेंट्स के पास जाना है, घर में जाना है। तो हमने कहा कि चले जाते हैं सलीम जी, और वहां जाके भी तो हम लिख सकते हैं, और संकलन और जो हमारा संग्रह है वो वहां कह लगे, तो फिर प्रॉमिस करिए कि आपका संग्रह जरूर छपेगा, जी। तो मैंने कहा कि जी मैं लिखूंगी वहां जाके। मैं वहां से जब आई वाराणसी से,
मैं 95 में आई, तो जून में आई। और उसके बाद क्या हुआ कि 6 महीने के अंदर मेरे डैडी एक्सीडेंट में चले गए। और डैडी का चले जाना जीवन से सब कुछ बदल गया। मैं उनके सामने तक तो मैं एक अच्छी अधिकारी के पद पर काम करती थी। जी, जी। मैं पढ़ाई लिखाई सब थी, लेकिन जो मेरे डैडी के सामने तक तो लगता था मैं बच्ची हूँ। हाँ, बिल्कुल। वो एकदम से एक्सीडेंटल डेथ हुई उनकी, तो एकदम से मैं बड़ी हो गई। फिर जीवन की बिल्कुल अलग चुनौतियों से सामना हुआ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल अलग तरीके का। और लोग ऐसा कहते हैं कि जाने वाला इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन डैडी अपने साथ मेरी कविताएं लेके चले गए। मेरे दिमाग बिल्कुल शून्य हो गया। जी, जी। मुझे मेरे अंदर कोई भावना ही नहीं आती थी। बस मुझे ये पता था कि ये सब काम मुझे करके देना है। बहुत विपरीत परिस्थितियां वो आ गई थी, तो सभी चुनौतियों का सामना मैं बड़ी थी और एकदम से मैं बड़ी हो गई। अपने हाथों से जिस क्षण डैडी की अंतिम यात्रा के लिए सामान लाने के लिए मैंने अपने उससे पैसे दिए, तो मुझे मतलब ये दायित्व बोध था कि ये मुझे करना है, और वो सब किए तो एकदम डिफरेंट मीनू खरे में बन गई जी। और लेकिन मेरे पास कविताएं नहीं थी, मेरे पास सफलता थी, क्योंकि मैंने ये सोचा हारने वाला मेरा नेचर नहीं था जी। तो मदर को सब कुछ देखना, सब कुछ घर को एकदम से चेंज हो गया। तो मैंने सब किया। तो कविता मैं सोचती थी कि ये क्या हो गया, रोज कविता लिखते थे, कविता बिल्कुल आती ही नहीं थी, एकदम दिमाग में ही जब नहीं आ रहा है। एक दो कोशिश भी की जानबूझ के, तो वो कविता जैसी कविता ही नहीं लगी। छोड़ो। फिर एकाएक मैंने एक दिन क्या किया कि अखबार में मैंने एक व्यंग लिखा, और मैंने एक यहाँ पर राष्ट्रीय सहारा निकलता था लखनऊ से, तो उसमें आधा बर्ज है कॉलम आता था। तो उसमें किसी ने मुझसे कहा, तो मैंने एक अपना लिख के दिया व्यंग, तो वो छप गया और छप गया, और वो कई सारे ऑल एडिशन छप गया जी। ये मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, और लोगों ने बड़ा कहा कि अरे आप इतना अच्छा व्यंग लिखती हैं। तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि आप लिखा करिए, वीकली लिखा करिए। तो मैं लिखने लगी, राष्ट्रीय सहारा में मैंने लिखा, और बड़ा अच्छा लगता था कि एक मेरे कलीग थे, उस समय वो मुशर्रफ आए थे और नकली नोटों का बड़ा था जमाना। तो मैं जो थी वो मुशर्रफ के समय में मैंने लिखा था कि वैलेंटाइन डे भी था, तो मेरा आर्टिकल मैंने लिखा था बिलेटेड हैप्पी वैलेंटाइन मुशर्रफ साहब ऐसे करके लिखा था। तो वो ऑल इंडिया छपा था। तो कोई मेरे कलीग थे, वो कहीं से आए, कहने लगे कि मैं अपनी ससुराल गया था, तो वहाँ पे जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो कहने लगे जीजा जी देखिए ये आर्टिकल कितना मजेदार छपा हुआ है। तो उन्होंने जब दिखाया तो कहिए उसमें आपका नाम लिखा था। तो मैं व्यंग लिखने लग गई, लेकिन मैं कविताएं नहीं लिख पाई। व्यंग लिखती रही काफी समय। मैं पॉलिटिकल सटायर बहुत लिखती थी, और सब अखबार मेरा ये जो था नवभारत टाइम्स, और ये जो है क्या बोलते हैं दिल्ली से छपा था नवभारत टाइम्स में मेरा, और भी कई सारे अखबारों में मेरा छपते रहते थे। और मैं बड़ी धारदार मैं पॉलिटिकल लिखती थी, और नाम ले के लिखती थी, लेकिन वो इतना मजाकिया लिखती थी कि लोग उसको छापते थे। लेकिन एक दिन एकाएक मुझे लगा कि मीनू खरे यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर। आप मैं ये प्रश्न पूछने वाला था। ये अपने आप ही दिमाग में आया, विवेक खुला, और इतना सटायर मैं लिखती थी, सबके नाम ले के। अब तो मैं सब मायावती जी और सबके लिए लिखती थी, लेकिन उनके भी, और जो मैं लिखती थी उसके बड़े बड़े कार्टून लोग बना के बगल में छापते थे। तो अच्छा भी लगता था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूँ, मेरे दायित्व कुछ और हैं, मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, और कहीं किसी दिन ये मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। हालांकि मैं मजेदार इतना लिखती थी कि शायद वो लोग भी पढ़ते रहे होंगे तो हंसी आती थी, लेकिन उसके बाद व्यंग मैंने कह दिया कि अब मैं नहीं लिखूंगी। तो बंद कर दिया। वो भी कविताएं पहले से ही गायब थी, व्यंग भी खत्म हो गया।
तो म्यूजिक अपना गाते रहते थे, थोड़ा बहुत जो चलता था, नौकरी करते थे। जी जी जी। उसके बाद हम बहुत सारा ये करने लगे कि रेडियो प्रोडक्शन में मैंने दिमाग लगाया जी। और कुछ ऐसी ऑफिशियल चुनौतियां आ गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि एक कोई मेरे डायरेक्टर थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मुझे कुछ समझते ही नहीं है। उस समय यही कह सकते हैं कि उस समय बहुत इमेच्योर मैं थी, मतलब उतनी समझदार नहीं थी। ऑफिसर तो मैं ठीक थी, काम ठीक कर लेती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कुछ हूँ, ये इन्हें महसूस होना चाहिए जी। अब ये क्या इसका मतलब है ये मैं नहीं जानती थी। अच्छा, वो कभी कुछ होता था तो वो डांट भी देते थे, वो सीनियर भी थे और वो सब कुछ सही करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन्हें बता दूं कि मैं क्या हूं, ऐसा भाव आता था मेरे अंदर। तो मेरे पास क्या था उस समय, कविताएं नहीं थी, व्यंग नहीं था, गाना गाने का पहले से ही पारिवारिक एक लिमिटेशंस थी कि बस रेडियो और टीवी में आप गाना गाएंगे और आप कहीं नहीं गाएंगे, ये शुरू से ही अंडरस्टैंडिंग थी जी। तो फिर मैं क्या करती, तो मैंने सोचा कि उन्हीं जो मेरे सर थे, जो बहुत ही आदरणीय सर, बाद में जब मैं मैच्योर हुई, जैसे जैसे दुनिया को समझी जी, तो वो एक दूसरे बहुत ही अच्छे व्यक्ति और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे, मेरे जीवन का करियर, मेरा टर्निंग पॉइंट वही थे जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो जैसे मुझे बहुत लाइटली लेते हैं। अब मैं सोचती हूँ कि मैं उस समय इतनी 26 साल की उम्र में मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, 4-5 साल बाद, तो कोई लाइटली नहीं लेगा तो और क्या करेगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि सर मुझे मानते नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैं क्या हूँ, पता नहीं क्या दिखाऊं। नहीं पता क्या दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने सोचा मैं ऐसा रेडियो प्रोग्राम बना दूं। तभी आया कि एक जो हमारे यहाँ एनुअल नेशनल अवार्ड्स होते हैं आकाशवाणी के जी, तो मैंने सोचा मैं इसको बनाती हूँ। हालांकि वो एक बहुत डिफिकल्ट चीज थी, तो मैंने सोचा कि फिर मैंने बनाना शुरू किया। वो मेरे जीवन का एक अजब एक नया मोड़ आ गया था जी, जहाँ मेरा एक नई फील्ड से करियर शुरू हो रहा था, रेडियो प्रोडक्शन का। हालांकि मैंने बनारस में भी रेडियो प्रोडक्शन किए थे जी। मैंने शुरू किया, आपको यकीन नहीं होगा, उस समय कंप्यूटर का जमाना नहीं था, स्पूल पे रिकॉर्डिंग होती थी। और मैंने यहाँ पर बख्शी के तालाब की रामलीला, लखनऊ की बहुत फेमस है, जिसमें मुसलमान लोग जो हैं वो राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, तो उस पे मैंने प्रोग्राम बनाया। और ये मुझे तब पता चला कि मतलब ऐसी ऐसी रामलीला होती है, तो मैंने उस पे प्रोग्राम बनाया। तो कहना तो बड़ा आसान है, रामलीला तो 8-10 दिन चलती है, 12 दिन चलती है, लेकिन आपको तो एक 20 मिनट का प्रोग्राम बनाना है जी। पता नहीं कितनी मेहनत की लवलेश। और उसके पीछे यही था कि मेरे आदरणीय, परम आदरणीय के निदेशक डॉक्टर सतीश ग्रोवर जी, जो मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जिससे सर समझे कि मैं सचमुच में मैं बहुत अच्छी मतलब एक प्रोफेशनल हूँ जी जी। मैंने दिन रात मेहनत की, पता नहीं कितनी मेहनत की जी। और मैंने प्रोग्राम बनाया और उसको भेज दिया। हालांकि प्रोग्राम बना के भेज दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस बार ये कहा गया कि एकाएक ये आया कि इस बार एनुअल अवार्ड फंक्शन जो है वो लखनऊ में होगा जी, और उसमें प्रधानमंत्री आएंगे। तो हम लोग, अच्छा उसी समय रिजल्ट भी आ गया जी, मतलब इसका, तो जो हमारे यहाँ जो इस तरीके का रिजल्ट आता है वो सैटेलाइट मैसेज से आता है, तो वो ड्यूटी ऑफिसर वो नोट करके देता है। तो डीओ से हमने पूछा, तो उसने कहा नहीं, लखनऊ का तो नाम उसमें नहीं है। तो हम हंस भी दिए कि मतलब ये सोचा गया ना कि लखनऊ का नाम नहीं है, तो तुम लोग अवार्ड कुछ मत लो, लेकिन तुम जो हो अपना काम करो, जी भर के काम। तो लेकिन तभी वो रजिस्टर आया, तो हमारी एक कलीग है वो देखने लगी, तो हम लोग यही हंस रहे थे कि बताओ इतनी मिला भी नहीं। तो हमने कहा मिलना भी नहीं था, वो तो हमने पहली बार भेजा था, इस तरीके से ऐसी बातें चल रही थी। तभी कहती नहीं, रुको रुको रुको, मीनू है तुम्हारा नाम जी, तुमको फर्स्ट प्राइज मिला है। अरे तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, और कि नेशनल अवार्ड मुझे मिला उस डॉक्यूमेंट्री पे।
और फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। वाह। तो पहला ही अवार्ड जो है, आप सामने मेरा चित्र देख रहे हैं, जी जी। तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो अपने कर कमलों से, जी। और उसी लखनऊ में डॉक्टर सतीश ग्रोवर भी मेरे जी, साथ थे। थे। जी। तो उस दिन मुझे कितनी खुशी मिली। जी। गवर्नर भी थे, मुख्यमंत्री थे उस समय, राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो भी थे, सुषमा स्वराज जी सूचना प्रसारण मंत्री थी। एक इतनी बड़ी वीआईपी गैदरिंग आकाशवाणी में पहली बार हुई थी, और उसमें मैं उस स्टेज पुरस्कार आप ले रही मैं थी। पुरस्कार ले रही थी। बहुत बढ़िया। तो उस जगह से मेरा यू टर्न आया जी। और मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो गई जी। इसकी तरफ, रेडियो प्रोडक्शन की तरफ। उसके बाद फिर एक सीरीज आने लग गई कि मैं प्रोग्राम भेजती थी और मेरे को नेशनल अवार्ड मिलने लगे, बहुत ढेर सारे मिले। बहुत अच्छा लगा। मैं जाने लग गई प्रोडक्शन के लिए, रेडियो प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ साथियों, रेडियो प्रोडक्शन के लिए तो मीनू जी को जाना ही जाता है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि साहित्य का आरंभ उन्होंने कविताओं से किया, फिर व्यंग पे किया, लेकिन वास्तव में इस समय साहित्य में उनको एक हाइकूकार के रूप में जाना जाता है। तो अब ये बताइए कि आप हाइकू के क्षेत्र में कैसे आना आपका हुआ? जी, तो मैंने आपको बताया, वहां तक तो यात्रा पहुंची गई थी कि मैं रेडियो प्रोडक्शन में डूब गई। जी। सब मैं फिर भूल भी गई कि कविताएं तो नहीं ही आनी थी। और डैडी से मैं कहती थी कि अरे अपने साथ कविताएं ले गए, फिर खुश भी होते थे कि डैडी मेरी कोई चीज तो अपने साथ ले गए। तो अच्छा भी लगता था कि चलो, डैडी के जाने के बाद से कविताएं नहीं लिखूंगी, लिख पाई नहीं, क्या लिखते, वही सबसे ज्यादा वही तो खुश होते थे। तो ऐसी भाव आए मन में। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बरेली ट्रांसफर हो गया। मैं बरेली चली गई, और वो ज़माना था जबकि फेसबुक और ये सब का ज़माना आ गया था। तो फेसबुक पे मैं पढ़ा करती थी, तो पवन कुमार जैन एक थे हाइकूकार जी। पवन कुमार जैन की वॉल पे मैं जाती थी, तो वहाँ पे मैंने एक दिन पढ़ा, एक कविता पढ़ी कि ये कैसा नाता वर्ग फुट में बिके धरती माता। आहा, क्या बात, क्या बात। ये मैंने पढ़ा तो धक से मेरे दिल में लगा कि ये क्या है भाई जी। तो मैंने उनका पढ़ा, फिर कमलेश भट्ट कमल का जो मैंने पढ़ा, फूल सी पली ससुराल में बेटी फूस से जली। हाय हाय, कमाल। तो ये पवन कुमार जैन जी का मैं फिर मैंने ऐसे ही बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये हाइकू है, फिर ऐसे करके बताया जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें बहुत बात है। बरेली उस समय नहीं ट्रांसफर, तो उस समय गोरखपुर मेरा ट्रांसफर हुआ था। तो गोरखपुर में चूंकि मेरे हाथ में ये था कि मैं बड़ी बड़ी काव्य गोष्ठी और ये सब करवाती थी, तो एक मैंने सोचा कि मैं राष्ट्रीय स्तर की काव्य गोष्ठी कराऊं। और तो मेरे जो उस समय एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे श्री गुलाब चंद जी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं एक गंगा जमुनी करवा देती हूँ जो हिंदी और उर्दू की मिली जुली। तो कहने लगा अरे मैं उसमें शेर तो पढ़ के वो लोग तो बाजी मार ले जाते और हिंदी का गीत अपना पढ़ते ही रह जाते हैं, तो वो जमता नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं हाइकू कवि गोष्ठी कराऊं, हाइकू में वो धार है जो शेरों में होती है। तो मैंने वहाँ पे एक ऐसी आयोजित कराई, पवन कुमार जैन को बुलाया और डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित को, कमलेश भट्ट कमल जी को, विद्या बंधु सिंह जी को, तमाम लोगों को मैंने बुलाया उसमें, और वो एक बड़ी हाइकू कवि गोष्ठी मैंने करवाई। तो अच्छा, जब सब लोग बोल रहे थे तो भाई बहुत तालियां पड़ती हैं जी। एक से एक लोग हाइकूकार थे, तो मैं भी सुन रही थी। और वहाँ पे मैं एक आकाशवाणी के अधिकारी के अलावा एक, चूंकि बेसिकली मैं एक कविता मेरे अंदर तो थी ही, तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है तो मैं एक हाइकू लिख लूं। लेकिन आप यकीन मानेंगे कि पूरा प्रोग्राम बीत गया, वो मेरा हाइकू भाई 5-7-5 में आ ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, और पूरा समय बीत गया, मैं नहीं लिख पाई। तो मैंने सोचा चलो नहीं हो पाया मुझसे। फिर मैंने उन लोगों को और तारीफ की, मैंने कहा भाई आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतने कम शब्दों में अपनी बातें कह देते हैं, लिख देते हैं। तो उसके बाद फिर
बात आई गई हो गई। जी। फिर डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं एक कोई पत्रिका है, मैं उसका वो निकाल रही हूँ, विशेषांक हाइकू का निकाल रही हूँ, तो आप अपने हाइकू दे दीजिए। मैंने कहा मैं हाइकू नहीं लिखती, मैं तो कविताएं लिखती हूँ, कविताएं हो चाहिए हो तो दे दूं। उन्होंने कहा कि नहीं, हाइकू भी कविता होती है। और हमने कहा मैं लिखती नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप कोशिश करेंगी तो लिख लेंगी। तो कहीं उसमें करना ही क्या, 5-7-5 में लिखना है और 3 लाइनें होती हैं, 17 अक्षर होते हैं। तो मुझे लगा कि अब मैंने फिर बार बार कहा मैं नहीं लिखती हूँ, पर वो कह नहीं आप कोशिश करिए, आप लिख लेंगी। तो मुझे लगा बड़ी है तो चलो मैं कोशिश करती हूँ। तो मैंने लिखा जो मुझे समझ में आया। तो उस समय मैंने लिखा था, ऊन सलाई रिश्तों में छिपी ऊष्मा सहेज लाई। क्या बात है, क्या बात है। और ऊन सलाई जिसकी सखी धूप और चारपाई, और ऊन सलाई जो बिटिया ने पकड़ी तो माँ मुस्काई। और ऊन सलाई, और उसके बाद हाइकू था कि माँ के बाद देखी ऊन सलाई आई रुलाई। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मैंने सीरीज लिखी थी हाइकू की जी। और मिथिलेश जी को दिया। तो मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था। तो मिथिलेश जी ने मुझे बहुत तारीफ की, उन्होंने कहा आपने तो बहुत अच्छा लिखा है। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो लिख गया। उसके बाद फिर डिब्बा बंद। वो कविताएं तो मुझसे रूठ चुकी थी जी। उन्हें नहीं आना था। फिर मेरा बरेली ट्रांसफर हुआ और बरेली में तब तक व्हाट्सएप ग्रुप का जमाना आ गया। मिथिलेश जी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हाइकू गंगा करके, तो उसमें उन्होंने मुझे जोड़ा। तो मैं जो थी वो उसको बस कभी कभी देख लेती थी मैं। एक तो समय भी नहीं मिलता था, मैं हेड ऑफ ऑफिस थी बरेली में, तो अपने ही एडमिनिस्ट्रेटिव इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था तो नहीं लिख पाती थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मिथिलेश जी उसमें वो देती थी, विषय देती थी जी। तो एक दिन मुझे लगा कि लाओ मैं इस पे लिखूं। तो विषय पे जब मैंने लिखा तो मुझे अच्छी फीलिंग आई और लोगों ने बड़ी ग्रुप में तारीफ की। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ कि जब भी वो विषय देती थी मैं लिखने लग गई, हाइकू लिखने लग गई। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपने इतने हाइकू लिख लिए हैं, अब आपके हाइकू संग्रह आपका आना चाहिए। जी। हमने कहा मिथिलेश जी मैं तो कभी भी कोई कविताएं संभाल के रखती नहीं हूँ, मेरी तो कविताएं सब खो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी सारी हाइकू संभाल के रखी। क्या बात। और उन्होंने कहा कि आप अपने ढूंढिए हाइकू, अगर आपको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो मेरे पास हैं, सब सुरक्षित हैं। तो उसी के बाद मेरा संग्रह आया था, कोई कविताओं के पते। जी जी जी, यही संग्रह था। यही संग्रह था। यही संग्रह था, कोई कविताओं के पते। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी कविताएं तो पहले भी मैं लिखती थी, इधर उधर डाल देती थी। मिथिलेश जी ने मुझे ये जब कहा कि ये कविताएं मैंने संभाल के रखी है, तो मुझे लगा कि कोई कविताओं का पता मिल गया। सही बात है। और मैं लिखने लगी, हाइकू लिखने लगी जी। पता नहीं कैसे हाइकू लिखने लगी। और उसके बाद फिर मैं काफी लिखने लगी हाइकू। और मिथिलेश जी विशेष रूप से उन्हीं के ग्रुप में थी, तो वो प्रशंसा करती थी और लोग भी तारीफ करते थे। फिर हाइकूकार बन गई। जी बिल्कुल। और इसके बाद आपकी एक दूसरी और किताब आई थी हाइकू की, जुगनुओं की वसीयत। जुगनुओं की वसीयत, हाँ, ये किताब आई थी, जुगनुओं की वसीयत। हाँ, ये तो बरेली में ही निकली थी। और एक बात मैं बताऊं, बरेली का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। मेरी ये दोनों हाइकू संग्रह, मेरा जो पहली पुस्तक ही मेरी बरेली से ही आई, और बरेली से ही मैं एक हाइकूकार के रूप में जानी जाने लगी। इसके बाद आपने, जहां तक मुझे याद है, फेसबुक पर एक हाइकू लैब, हाइकू लैब, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप था हाइकू गंगा का, उसमें 10-12 लोग जुड़े हुए थे, 10-12 लोगों के बीच में मैं लिखती थी। मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छी विधा है, तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। उस समय कोविड का जमाना आ गया। जी। तो जो कोविड का जमाना आया तो मैंने देखा लोग घर में 21 दिन के लिए पहली बार बंद हुए थे जब, तो मुझे लगा सब लोग परेशान थे। तो मैंने सोचा मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो ऑनलाइन एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें लोग अपना गम भूल के, अपनी परेशानियां भूल के कुछ पॉजिटिव करें। तो मैंने हाइकू लैब की स्थापना की। और 13 दिसंबर
सन 2000 में जी मैंने की। नहीं 2020 में की शायद। हाँ वही 2020 ही, सॉरी सॉरी वो मैं सही बोल नहीं पा रही हूँ। सन जी, 2020 में मैंने की। तो 2020 में की थी जब ये आ गया था कोविड का। खैर, तो वो मैंने तब किया। अब उसमें लोगों ने मतलब मैंने कंसेप्ट ये रखा कि उसमें जो भी सीनियर्स थे उनको मैंने हाइकू वैज्ञानिक की संज्ञा दी, और लैब मैंने उसका रखा नाम, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो लोग भी हैं वो गलत सही जो भी हो वो लिखे मेरी लैब में। और तब ये हाइकू लैब की स्थापना हुई और बहुत सारे लोग उसमें लिखने लगे। आज की डेट में हाइकू लैब में 3500 लोग जुड़े हुए हैं। जी, जी, और वो हाइकू लिखते हैं। और आपको बताऊं, प्रतिदिन इतनी बड़ी संख्या में लोग लिखते हैं हाइकू। मैं खुद ही सोचती रहती हूँ कि ये एक आंदोलन कैसे बन गया। आपको मालूम है 70-80 हाइकू रोज मेरे पास आते हैं और वो हमारी लैब में छपते रहते हैं, पब्लिश होते रहते हैं। और आपको लवलेश जी एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हाइकू लैब को मैंने कोविड के हिसाब से बनाया था। और जो मैं जब आकाशवाणी बरेली से मेरा ट्रांसफर हुआ, आकाशवाणी लखनऊ फिर ट्रांसफर हुआ, तो जब मैं आई तो बस मैं एंट्री करके ज्वाइन करने जा रही थी, तो एक लेडी मेरे पास दौड़ती हुई आई, तो कहा कि नमस्ते मैम। तो मैं जब भी नमस्ते लोग करते ही हैं, मैंने कहा जी नमस्ते। तो कहने लगी कि मैं आपकी शिष्या। मैंने सोचा मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। मैंने कहा कि अच्छा। तो कहा हाइकू लैब की शिष्या। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, अच्छा भी लगा। तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो डॉक्टर तारिका सिंह थी, और तारिका ने मुझे बताया उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और सडन डेथ हुई थी। उसके बाद तारिका ने मुझे बताया कि मैं जो थी मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, और ये जो आपने हाइकू लैब से मैं जुड़ी तो वो हर समय मैं 5-7-5 गिना करती थी। तो मैं कब भूल गई डिप्रेशन में हर समय गिनती रहती थी। तो उसने कहा ये जो आपके 5-7-5 ने ना मेरा डिप्रेशन दूर कर दिया। तो मुझे लगा कुछ तो अच्छा व्हाट सक्सेस ऑफ एनी। मुझे लगा सचमुच का हाइकू आंदोलन ये है, क्योंकि साहित्यिक आंदोलन मैंने इसे कोई बहुत क्लिष्ट साहित्य के रूप में नहीं रखा, और ना ही लोग हमसे कहते हैं हम अच्छा नहीं लिख पाते, हम कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने आपसे अच्छा लिखने को थोड़ी कहा, मैंने आपसे कहा आप लिखिए, आप कोशिश करिए। और चूंकि ये लैब है तो लोग अगर गलती भी करते तो भी मैं उसे छपने देती हूँ वहां पे, इसलिए क्योंकि लैब में जो प्रयोग होते हैं वो सारे सही हों ये तो जरूरी नहीं है। हाँ, उसके बाद जब वो गलत लिखते हैं तो उसमें कमेंट्स में हम या कोई भी सीनियर वो उसे बता देता है कि इसमें ये गलत है। समय समय पर लोग गाइड करते रहते हैं। लेकिन इससे ये लगा कि बड़े बड़े कितने सारे कृषि वैज्ञानिक, जो देश के शीर्ष कृषि वैज्ञानिकों में से एक है डॉक्टर सुमनप्रीत सिंह खनूजा जी सीमैप के डायरेक्टर थे, तो वो हाइकूकार बन गया हाइकू से। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा आंदोलन, शब्दों का, अक्षरों का आंदोलन है, और इसको जन सामान्य तक होना चाहिए। बिल्कुल। सब लोग लिखते हैं प्रेम से, हर आदमी महादेवी वर्मा नहीं हो सकता है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है। वो आदमी किसी बुरी तरफ नहीं जा रहा। आजकल मोबाइल के जमाने में अगर आदमी साहित्य लिख रहा है, रच रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथियों, यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि बरेली से लखनऊ आने के बाद हाइकू लैब के जितने भी लेखक उस समय थे उसमें से अच्छे अच्छे हाइकूकारों को छाटा, और लगभग 148 हाइकूकारों को छाट करके उनके हाइकुओं का एक संकलन तैयार किया, जिसका संपादन मीनू खरे जी ने और पवन कुमार जैन जी ने किया था, जिसका नाम है स्वप्नों की सेल्फी। जी ऐसे ही कुछ था ना? जी, स्वप्नों की सेल्फी जब आई तो चूंकि ये हाइकू लैब की पुस्तक है, जी बिल्कुल, तो इसलिए इसका नाम मैंने स्वप्नों की सेल्फी रखा। जी बिल्कुल। और हाइकू के साथ साथ मैंने आपकी लघु कथाएं भी पढ़ी हैं। तो लघु कथाएं बहुत जल्दी से बताइए, लघु कथाओं में किस तरह से आपका आना? लघु कथाओं में भी देखिए बरेली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मेरे साहित्यिक जीवन में। मैं लिखती तो बहुत पहले से थी, लेकिन बरेली जाकर मैं देखिए हाइकू में जो मैं नियमित लिखने लगी, और हाइकूकार बनाया मुझे बरेली ने। मेरी पुस्तकें बरेली से ही आई। जो इसके लिए मैं बरेली की तरफ से धन्यवाद देता हूँ आपको।
अभी धन्यवाद में कुछ बचा हुआ है, रुक जाइए। क्या था कि वहाँ का एक अजब मिजाज है। क्योंकि आज मैं लखनऊ में बैठी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। वहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाती हूँ, मुख्य अतिथि लोग बनाते हैं, ये सब बाय वर्च्यू ऑफ माय पोस्ट हम जाते रहे और मुख्य अतिथि वगैरह तो बनते ही रहे। लेकिन और शहरों में मुख्य अतिथि को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ मैं जिस भी कार्यक्रम में जाती थी वहाँ मेरा नाम बुला के मुझे भी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर दिया जाता था। तो मैं सोचती थी ना, मैं प्रिपेयर रहती थी ना मुझे, लेकिन जो कविताएं मुझे याद रहती थी वो मैं सुना देती थी। उसी तरीके से एक बार ये लघु कथा की, मैं लघु कथा भी नहीं लिखती थी जी। फिर एक बार क्या हुआ कि मुझे सुरेश बाबू मिश्रा जी जो थे उन्होंने मुझे कहा कि आप लघु कथा लिखिए, और वो मुझे ले गए। मुझे कुछ, मैंने लिखा भी नहीं था, मैं इतनी बिजी थी कि मैं लिख भी नहीं पाई थी, लेकिन मुझे कुछ दिमाग में याद था तो मैं किसी एक वहाँ गई लघु कथा गोष्ठी में और वहाँ पे मैंने लघु कथा अपनी सुनाई। उसके बाद सुकेश साहनी जी और निरुपमा अग्रवाल जी क्या एक गोष्ठी थी जी। तो वहाँ पे सभी लोग लघु कथा पढ़ रहे थे, तो मेरा एक दो हाइकू थे, मैंने उसी को लघु कथा में कन्वर्ट किया। और फिर वो लघु कथा, पहली लघु कथा मैंने लिखी थी जिसमें गौरैया वाली, जो गौरैया घर को गूगल गौरैया का घर, तो वो मैंने पहली लघु कथा लिखी। और बरेली ने ही मुझे लघु कथा लिखना सिखाया। मैंने देखा कि वहाँ के लोग, सुकेश साहनी जी, उनका लेखन ने मुझे बहुत प्रभावित किया जी। मैं उनके लेखन को पढ़ती थी, मैंने बहुत कई सारे मैंने बड़े बड़े लघु कथाकारों को पढ़ा, लेकिन सुकेश साहनी जी का जो शिल्प है और रामेश्वर काम्बोज जी का जो शिल्प है वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया जी। और चूंकि सुकेश साहनी जी हमारे अपने शहर के थे, उनसे मेरा बहुत मेल मिलाप था आपस में, साहित्यिक जो वो था, आकाशवाणी भी वो आते थे। तो मैंने लघु कथा, फिर ये भी था कि अगर उनकी जो लघु कथा.com में छपता था तो मुझे लगता था कि मैं, ये सब लोग, आप भी, आप स्वयं, कितने सारे लोग लिखते थे और बहुत हमसे सीनियर थे, बहुत लिखने में बहुत सीनियर थे। मैं तो तुरंत ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं जो लिखूं वो इन लोगों से बहुत नीचा ना हो जी। कुछ आसपास का लिख पाऊं जी। लिखने लगी। उसके बाद वो कौन सी पत्रिका है, कथा देश है, कथा देश पत्रिका का एक राष्ट्रीय वो निकल रही थी, कोई लघु कथा प्रतियोगिता निकली थी। तो उसमें मैंने बरेली का, आज भी वो दिन याद है, मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था और ज्योत्सना कपिल ने मुझसे कहा कि आप इसमें भेजिए अपनी। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है। तो मैं रात में, जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन माँ के बेड के बगल पे बेंच पे लेटी थी और लेटे लेटे मैंने मोबाइल में वो लघु कथा लिखी थी, सीक्रेट पार्टनर। हालांकि उसका प्लॉट मेरे मन में था और उसको मैंने भेजा। तो ये बरेली ही ऐसा शहर है जिसने मुझे लघु कथा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया। बिल्कुल। तो बहुत आभारी हूँ इस शहर के लिए, और बरेली को मैं अपना दूसरा घर कहती हूँ, पूरे दिल से कहती हूँ। बरेली वालों ने मुझे जो प्यार दिया है वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। अच्छा मीनू जी, आपने लघु कथा की बात की और हाइकू में, और किस प्रकार आप साहित्य में आई पूरा आपने बताया। रेडियो में जो प्रोडक्शन इंचार्ज या प्रोडक्शन डायरेक्टर व्हाटएवर जो भी आप कहें वो आप बनी। अब मैं अब हमारे इंटरव्यू का टाइम भी खत्म होने की तरफ आ रहा है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद आपने एक पानी की कहानी करके एक वो जल संरक्षण का एक मुहिम चलाई है जो साथियों बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। ऑपरेशन ब्लू ड्रॉप करके नाम से उसकी आपने एक संस्था भी शायद बनाई, फाउंडेशन बनाई है कुछ, तो उसके आप अध्यक्ष हैं। और जल बचाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप। पॉडकास्ट भी आपके चलते हैं, पानी की कहानी भी चलती है, आप नदियों को, उनके पौराणिक महत्व को, उनके साथ जल जैसे इतने महत्वपूर्ण चीज़ पर इतनी गंभीरता के साथ आप काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि शायद हर एक व्यक्ति को मीनू जी से इस विषय में प्रेरणा लेनी चाहिए कि न केवल जल बल्कि हवा को भी प्रदूषित होने से बचाना है, हमें अपनी मिट्टी भी बचानी है और हमें अपना आकाश यानी कि अपना स्पेस भी बचाना है, अपना
अपने आप को बचाना है, अगर हम इन पंच महाभूतों को बचाते हैं, तो जल संरक्षण से संबंधित आइए मीनू जी से बात करते हैं इस संबंध में। तो मीनू जी, इसके बारे में बताइए कि इस पर प्रेरणा कैसे मिली और कैसे आप इस जल संरक्षण के लिए इतनी वचनबद्ध होकर कार्य कर रही हैं। बहुत संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि पहले ही बहुत लंबा इंटरव्यू हो चुका है। और जल संरक्षण, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर मैं जिस पोस्ट पे मैंने काम किया है, तो उसमें हर फील्ड में काम करना एक आपकी वो रहती है जी, आपकी ड्यूटी रहती है। आप ये नहीं सोच सकते कि हम जैसे केवल साहित्यकार ही रहें या हम केवल संगीतकार ही रहें, लेकिन आपकी ड्यूटीज ऐसी आती है। तो जब G20 आया, G20 में भारत की अध्यक्षता आई, तो बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट पे प्रोग्राम करने थे तमाम युवाओं के बीच में जाकर। तो हमने कम से कम 25-30 हज़ार युवाओं के साथ काम किया। और वहीं से हुआ ये था कि एक वॉकेथॉन मैंने की थी, जो पद यात्रा मैंने आयोजित की थी। जब ये अपने प्रोग्राम का कल्मिनेशन जब शीर्ष आ गया, तो मैंने सोचा इसी से खत्म करेंगे, तो वॉकेथॉन की थी, जल के लिए चल। अच्छा, तो ये किया था। तो इसमें मैंने सोचा था कि बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था मुझे, मैंने सोचा था कि भाई 200-400 लोग आ जाएंगे और हम एक हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनवा देंगे और कुछ दे देंगे, शील्ड वगैरह पुरस्कार बांट देंगे और बस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भाई हमने 200-400 सोचे थे, 500 ज़्यादा, वहाँ कई हज़ार लोग पहुँच गए। तो अच्छा, 10-90 चौराहा यहाँ का एक बहुत ही व्यस्त चौराहा है, वहीं पे हम कर रहे थे और सुबह का समय था तो हमने सोचा जल्दी से हो जाएगा। लेकिन वहाँ कई हज़ार लोग आ गए, 5000 के ऊपर लोग आ गए। तो वहाँ पे अब ह्यूमन चेन बनाते तो ट्रैफिक पूरा वो हो जाता, नहीं संभव था। तो मुझे, चूँकि मैं ही प्रोग्राम डायरेक्टर, मैं ही प्रोग्राम हेड, तो मैं मंच पे चढ़ गई और मैंने कहा कि हम लोग तो हम रेडियो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, इसलिए आज ये ह्यूमन चेन यहाँ नहीं बनेगी, अब ये रेडियो वेव्स पे मैं ह्यूमन चेन बनाऊंगी। मैंने बात संभालने के लिए कहा, लेकिन कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा आज से 100 दिन तक जो है मैं रोज वाटर वॉरियर्स का इंटरव्यू करूंगी और उससे ह्यूमन चेन बनाऊंगी। कहने को कह दिया। 2-4 दिन के बाद स्टॉक खत्म होने लगता है, किसको बुलाऊं, कहाँ ढूंढूं। लेकिन मैंने कोशिश की, 100 दिनों तक बड़ी मुश्किलों से पूरा किया, 100 दिनों तक। लेकिन जब 100 दिन आने लगे तो हमारे एक शिष्य हैं और आरजे हैं, तो आरजे शोभित, उसने कहा मैम इसको आप खत्म नहीं करेंगी, ये कंटिन्यू करेंगे और हम लोग इसको 1 साल तक करेंगे। हमने कहा कैसी बात कर रहे हो, वो लोग मिलते नहीं है, कहाँ से मैं ढूंढूं। तो उसने कहा मैम मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप इसको करेंगी और हम लोग इसको करेंगे हम। तो वो फिर उसके बाद उत्साह आ गया, जोश भर गया। पूरे देश से हमने वाटर वॉरियर्स ढूंढे जो अलग अलग काम करते हैं और 367 डेज तक कंटिन्यूअस चेन बनी है, ह्यूमन चेन, और वो एक एशियन रिकॉर्ड बना। और मुझे लगता है कि शायद ये आपने पुस्तकाकार भी इसको यही है। रेडियो के कुछ इंटरव्यूज को मैंने लिया, बूंदों की न टूटे लड़ी, उसका नाम रहा। और इसी जो रेडियो जल आंदोलन का ये जो दस्तावेज है, इसी ने मीनू खरे के नाम में डॉक्टर लगा दिया। इटली यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट मुझे दिया और मेरे एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन पे, मतलब मेरे जल संबंधी कार्यों के लिए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई और अनजाने में ये काम हो गया। उसके बाद मेरी सेवानिवृत्ति होने के बाद मैं चूंकि रह नहीं सकती थी बिना रेडियो के, रेडियो मेरी सांसों में है, मेरे रक्त में है। तो आकाशवाणी छूट गया, वो भी मेरा अभी पार्ट है। मैं आकाशवाणी से पोस्ट से सेवानिवृत्त हुई, लेकिन मैं एक फोक आर्टिस्ट हूँ, मैं आकाशवाणी में गाना गाती हूँ, ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ मैं। और इसके अलावा मैं नेशनल कमेंटेटर हूँ, तो मैं अभी भी कमेंट्री करने जाती हूँ। तो आकाशवाणी में तो हुई, लेकिन रेडियो तो मैंने अपना वाटर कंजर्वेशन को डेडिकेटेड अपना मैंने खुद वेब रेडियो बनाया, जो 24/7 मेरा रेडियो है, रेडियो ब्लू ड्रॉप उसका नाम रखा। अच्छा। और वो जल संरक्षण को समर्पित देश का एकमात्र रेडियो है जी। तो ये किया और उसके बाद मैंने सोचा ये जो मेरी बूंदों की न टूटे लड़ी है, इससे क्या हुआ कि लोगों में बिहेवियरल चेंज बहुत आया। अपने आप स्वतः स्फूर्त जो है वो 25-30 रेडियो जल क्लब बन गए। सुदूर गांव के लोगों ने, अनपढ़ लोग,
लेकिन उन्होंने जल क्लब बना के वो लोग रैलियां अपनी निकाल रहे हैं, छोटी छोटी रैली निकाल रहे हैं, बच्चे अपनी रैली निकाल रहे हैं, 10-12 बच्चों की रैली निकल रही है। तो ये परिवर्तन है। सब्जी वाले, एक वेंडर मेरे पास आ गया, कहने लगा कि मैम एक मैंने पोस्टर बनवाया है। मैंने कहा पोस्टर? सब्जी वाले ने कहा कि मैं जो हूँ, जब जाता हूँ सब्जी देता हूँ बड़े बड़े होटलों में, तो मैं वहां पे कहता हूँ कि तुम लोगों ने करोड़ों का होटल बनाया है, तुम अरबों का पानी बर्बाद कर रहे हो। क्या बात। एक सब्जी वेंडर की ये बात सुन के, और उसका अपने पैसे से सब्जी वाले अगर एक A4 साइज का एक पोस्टर बना रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि कृपया पानी बर्बाद ना करें, आज्ञा से भूरे लाल, बिहेवियर चेंज। जी जी जी। तो मैंने वो पोस्टर मेरे लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक आदमी पढ़ा लिखा हो सकता है कम हो, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी है। और कहा कि इस पोस्टर को आप अपने कमरे में चिपका लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनसे ले लिया और वो मेरे पास कहीं सुरक्षित होगा। तो इस तरीके के बिहेवियरल चेंज मैंने देखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने सोचा कि डिजिटल मीडिया, जिसमें हर समय हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, इधर उधर की रील देखते रहते हैं, मैंने सोचा डिजिटल, व्हाई नॉट टू यूज डिजिटल मीडिया फॉर बिहेवियरल चेंज। जल के प्रति संवेदनशीलता जगाने के लिए, जल के प्रति आपका व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए मैं डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हूँ, और पानी की कहानी उसी का एक अंग है। बहुत 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 बढ़िया। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से अपना जो कहना चाहिए जीवन को चलाया है, शिक्षा, फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद रेडियो, संगीत, साहित्य, और साहित्य के बाद फिर आप जल संरक्षण के प्रति इतनी, मतलब आपने सारे ही क्षेत्रों में बहुत मेहनत से काम किया है निसंदेह। एक चीज और कहना चाहूँगी। जी जी बोलिए। कि अखबार के एक बड़े एडिटर एक बार मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि अखबार में मैं, चूंकि हर बीट हम लोगों को, मैं एडिटर हूँ तो मुझे तो हर बीट देखनी पड़ेगी ना। जी जी। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन कहा जाता है, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ वन हम लोग कहते हैं। तो मेरी फील्ड में भी इतने सारे फील्ड्स में मैं काम करती हूँ, मुझे नहीं पता कि किसी भी फील्ड की मैं मास्टर बन पाई, लेकिन सब में जो मेरा बेस्ट हो सकता था वो दिया। निश्चित रूप से आपने आप हर चीज़ की मास्टर हैं अब मेरी दृष्टि से आप देखें तो। और इसके साथ साथ आपने जल संरक्षण के साथ साथ और बहुत बहुत सारी चीज़ों में आप जुड़ी हुई हैं। और आपकी, मुझे लगता है कि भविष्य की योजनाओं के बारे में अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि हर अगले दिन कोई ना कोई योजना आपकी बनती रहती होगी। चलते अब साथियों, आप जानते हैं कि हमारा समय सीमित रहता है, और आज हालांकि मैं आज मीनू जी के घर पर लखनऊ में हूं और उनसे बातचीत मैंने की है, उनका साक्षात्कार लिया है, लेकिन वास्तव में ये साक्षात्कार बहुत कम है मीनू जी के व्यक्तित्व को और उनके कार्यों को देखते हुए। कभी फिर भविष्य में अगर ऐसा अवसर मिला तो एक लंबा साक्षात्कार और एक हमारी और मीनू जी की जो बातचीत है, उसकी बातचीत की ना टूटे लड़ी के नाम से मैं कोई एक श्रृंखला भी शुरू कर सकता हूँ। लेकिन चलते चलते, चूँकि मैंने कहा कि मीनू जी का जो साहित्य में इस समय नाम है वो एक प्रथम पंक्ति के हाइकूकारों में उनका नाम आता है, तो मैं चाहता हूं कि अपनी पसंद के कुछ हाइकू हमारे दर्शकों को चलते चलते सुनाइए। हाइकू सुनाती हूँ, आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। वक्त बोलेगा इसलिए चुप हूँ लंबे वक्त से। क्या बात है, वाह। दिन बदले जी, मुफलिसी आई तो दिल बदले। क्या कहने, बहुत खूब। दिन बदले, मुफलिसी आई तो दिल बदले। और बदलने की बात है, वे भी बदले कभी जिनके मैंने दिन बदले। क्या कहने, बहुत खूब। और देखिए, एक हाइकू रखती हूँ। जी, स्वागत। दिल की दोस्ती आगे जाकर हुई डील की दोस्ती। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी उदासी है सात समंदर धरती प्यासी। बड़ी उदासी है सात समंदर धरती प्यासी। क्या गम है जो धरा सूखी पड़ी है, क्या गम है जो धरा सूखी पड़ी है, बात बड़ी है। वाह वाह वाह। कौन सा रंग तुझे चाहिए धरा, कौन सा रंग तुझे चाहिए धरा, वो बोली हरा। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मछली रानी तैरने को ढूंढती
नदी में पानी। आहा, क्या कहते हैं, मतलब जल संरक्षण भी आपका आ ही गया हाइकू में। सच्चा साहित्य तो यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे साहित्य में दिखाई देना चाहिए। बड़ा सा पुल, जी, बड़ा सा पुल नीचे बह रही है बेहोश नदी। क्या कहने, क्या कहने, बहुत सुंदर। बड़ा सा पुल नीचे बह रही है बेहोश नदी। बोरिंग सूखी, बोरिंग सूखी ज्यों किसी बूढ़ी माँ के निचुड़े स्तन। हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह। तुम्हारे बाद ख्वाब भी बेरंग हो बैरंग लौटे। आहा, बातें निकली एक के बाद एक तुम्हारे बाद। जी, भीड़ से घिरी मैं हो गई अकेली तुम्हारे बाद। आहा, आहा, उजाले मेरे क्यों लगते अंधेरे तुम्हारे बाद। क्या कहने। और प्यार तो किया पर प्यार को जाना तुम्हारे बाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो तो ऐसे वक्त पर हो निशान तुम्हारे बाद। बहुत सुंदर। खाओ तो सोचो बैठा है कोई भूखा तुम्हारे बाद। क्या बात। बचा लो पानी नस्लें न रहे प्यासी तुम्हारे बाद। बहुत सुंदर। और यूं करो काम जगमगाए नाम तुम्हारे बाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूं करो काम जगमगाए नाम तुम्हारे बाद। और डॉक्टर मीनू खरे का हर काम ऐसा ही है कि उनके उस काम के वजह से लोग उन्हें जानते हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं, और बहुत स्नेह और प्रेम भी उनसे सबको मिलता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में शब्द संवाद में मेरा बहुप्रतीक्षित आज का ये कार्यक्रम रहा है, क्योंकि कई बार मैंने प्रयास किया कि मैं डॉक्टर मीनू खरे से संवाद कर सकूं, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला। आज सौभाग्य से मैं लखनऊ में हूं और आज मैंने उनसे जिद करके उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। मीनू जी, आपने अपने जीवन के बारे में, साहित्य के बारे में और अपनी कार्य की योजनाओं के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी, हमसे बातचीत किया, उसके लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। और आज शब्द संवाद में मैं आई हूँ, आपको मैं पानी की कहानी में इनवाइट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साहित्यकार हूँ, हाइकूकार हूँ, आप भी साहित्यकार हैं, हाइकूकार हैं। मैं जल संरक्षण करता हूँ, इस नाते आपको भी जल संरक्षण कर्ता के रूप में मैं चाहूंगी कि बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व है आपका, आप भी किसी समय पानी की कहानी में आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके इस आमंत्रण को स्वीकार करता हूं। और साथियों, मैं आज से ही मीनू जी के साथ बैठ के ये बात कहता हूं कि मेरे शब्द संवाद के हर एपिसोड में जल संरक्षण के बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी या कुछ ना कुछ निवेदन अवश्य रहेगा। ये मैं आपसे वायदा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं। साथियों, आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस संबंध में अपने विचार, अपनी टिप्पणियां हमें ज़रूर भेजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।